सो गाइस आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे जो हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई भी सीखते हैं तो उनमें हम कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम डराइव करते हैं या राइट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आज का कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देन सेकंड इज़ व्हाट इज़ फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देन हम देखेंगे एल्गोरिथम के बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट एंड देन फ्लो चार्ट के बाद हम देखेंगे डिसीजन ट्री के बाद हम देखेंगे सीडर कोड। तो डिसीजन ट्री में हम देखेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। एंड सीडर कोड जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, जो कि केवल ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। Introduction to conditional statements in Python. Why we need conditional statements? For decision making in any programming language we need conditional statements. So क्या होता है conditional statement? जब भी हमें कोई डिसीज़न मेक करना होता है या कुछ भी हमें कोई करना होता है तो मतलब कोई भी हम चीज़ डिसाइड कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई कोड लिख रहे हैं, कोई इफ़ एल्स लूप लगा रहे हैं, तो उसमें हमें डिसीजन मेक करना होता है जिससे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन अपनी रन कर सकें। सो डिसीजन मेकिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटेड होती है यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन विच पाइथन इवैल्यूएट्स द कोड टू सी इफ मीट्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस। So decision making in a programming language is automated using conditional statement in which Python evaluates the code to see if it meets the specified condition। अगर वो specified condition को meet करता है तभी हमारी decision आगे बढ़ती है, यानी तभी हमारी condition पास होती है। Third point is the conditions are evaluated and processed as true or false। अगर एक मेरी condition true है, यानी कि अगर मैं boy हूँ तो मैं बॉयज़ वॉशरूम में जाऊंगा, अगर मैं बॉय नहीं हूँ, गर्ल हूँ, तो मैं बॉयज़ वॉशरूम में नहीं जा सकता। तो ऐसे ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स चेक होती है। इफ़ दिस इज़ फाउंड टू बी ट्रू द प्रोग्राम इज़ रन एज नीडेड। इफ़ द कंडीशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स द स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि कैसे अगर कोई बॉय है तो बॉयज़ वॉशरूम में जाएगा, अगर वो बॉय नहीं है तो अगर वो एक गर्ल है तो बॉयज़ वॉशरूम में नहीं जा सकती। तो ये एक सिंपल सा हमारा एग्जांपल हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। अब जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम कोड लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसका एक फ़्लो होता है, एक बहाव होता है। अब किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, जैसे आपका भी एक आप जैसे राइट करते हैं किसी पेपर पर या लिखते हैं, तो उस पर क्या होता है कि आपका एक फ़्लो होता है राइटिंग का, एक कंट्रोल होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। वैसे ही कंप्यूटर में जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं, उनका भी एक फ़्लो होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। द फ्लो ऑफ एक्टिविटी थ्रू द प्रोग्राम कोड इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। डैट इज़ द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द कोड। तो फ्लो ऑफ एक्टिविटी थ्रू द प्रोग्राम कोड इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। डैट इज़ द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द कोड। मतलब कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, जैसे कि आप साइड में इमेज में देख रहे होंगे, एक सिक्वेंशियल है। पहले हम एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट नंबर 1, देन स्टेटमेंट 2 लिखा, देन स्टेटमेंट 3। तो ऐसे करके एक फ्लो ऑफ कंट्रोल चल रहा है सिक्वेंशियल वे में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे का डायग्नोमेट्रिकल मतलब कंट्रोल फ्लो बोलेंगे ना कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसे ऐसे कंप्यूटर मतलब रन कर रहा है अपने प्रोग्राम को। मतलब जैसे इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है तो पहले स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका पूरा कोड सही है, इंडेंटेशन आपकी सही है, तो वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। वही चीज़ है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो कैसे कैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल काम करता है कंप्यूटर के अंदर, किसी मशीन के अंदर जब हम कोड राइट करते हैं, तो वो उसमें समझाया गया। तो यहाँ पे हम 3 तरह के 3 मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लोज जानेंगे, जो कि पहला है सिक्वेंशियल में हम पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देन दूसरा स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट। अब अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आगे बढ़ेगा स्टेटमेंट 2 पर। अगर स्टेटमेंट 2 का
फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट है, ट्रू है, तो फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल आगे जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 पर। अगर स्टेटमेंट 3 ट्रू है देन ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो आप समझ गए होंगे सिक्वेंशियल क्या होता है। तो अब सेकंड आता है कंडीशनल पर। सो आउट ऑफ 2 इंस्ट्रक्शंस ओनली 1 विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बिकॉज द कंडीशन प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट एज अदर ट्रू और फॉल्स। तो क्या होता है कंडीशनल वाले में हम देखते हैं, हमने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं एक बॉय हूँ तो मैं बॉय वॉशरूम में जाऊँगा, अगर नहीं हूँ तो अगर मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल्स वॉशरूम में जाऊँगा, ना कि बॉयज़ वॉशरूम में। तो इसमें दिखता है इफ़ कंडीशन हमने दी हुई है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स तो एल्स कोड रन होता है। इफ़ कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है देन कंडीशनल कोड रन होता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी इफ़ एज इक्वल टू 18, अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट दे सकते हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर आपकी एज 18 नहीं है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन आप एल्स में लिख सकते हैं कि आप वोट नहीं कर सकते, और ये प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होगा। ये फ्लो ऑफ कंट्रोल ऐसे चलता है। तो आपने देख लिया होगा कंडीशनल फ्लो कैसे चलता है। अब लूप में आ जाता है रिपीटिशन और लूप in repetition or loop in which the instructions are repeated over a whole list whenever the condition is true। तो लूप क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपने कोई कंडीशन दी है तो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 से 10 तक आपको नंबर काउंट करना है, उससे आगे आप नहीं काउंट कर सकते। तो 1 to 10 आपको इटरेट करना है, एक लिस्ट दी गई है, तो 10 तक आपको ट्रेवर्स करना है। अगर कंडीशन ट्रू है 10 तक है तो ये चलेगा। अगर आपने उसमें 11 एंटर कर दिया या उससे ज़्यादा की डिजिट एंटर कर दी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इटरेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है लूप में और रिपीटिशन में। तो ये लूप ऐसे चलता रहता है। हम इससे इन्फिनाइट लूप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे कोड में जानेंगे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे कि इन्फिनाइट लूप कैसे क्रिएट करता है। इस लूप की सहायता से हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। ये जो लूप रिपीटिशन वाला है ये आप कई बार देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। वैसे ही कंडीशनल वाला भी, स्टेटमेंट वाला वो सीक्वेंशियल वाला काफ़ी कम यूज़ होता है, जिसमें हम स्टेटमेंट्स देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एल्गोरिथम क्या होता है? व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस समटाइम्स कॉल्ड अ प्रोसीजर और अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम्स। द आइडिया दैट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दैट दे आर रिटन इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो क्या होता है एल्गोरिथम? क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम वैसे तो हम एक कोड लिखते हैं, जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गया है, कोई भी लैंग्वेज हो गया, उसमें क्या करते हैं हम एक कोड लिखते हैं ताकि हम तो क्या होता है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज की, जैसे एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट, डिसीजन ट्री, सीडोकोड। तो वैसे एक एल्गोरिथम भी एक वैसी चीज़ है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समटाइम्स कॉल्ड अ प्रोसीजर और अ फंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। तो एल्गोरिथम जैसे हम किसी भी चीज़ की लिखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, तो वो एक क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे कैसे हमें अपना प्रोग्राम लिखना है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करना है। जैसे हम मैथ्स में डायग्राम्स बनाते हैं तो हम उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने डायग्राम्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हम पहले स्टेप्स लिखते हैं कि पहले हमें ए बी लाइन खींचनी है, ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, देन हमें आर्क लगाना है, देन हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वैसे ही इसमें एक एल्गोरिथम होता है। हम एल्गोरिथम से ये पता लगाता है कि हमें कैसे अपने प्रोग्राम को कैसे कौन से इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे हमें प्रोग्राम में कौन सी चीज़ें करनी है। तो इसका बेसिक
बेसिक आइडिया क्या होता है, द आइडिया दैट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिटन इन सीक्वेंस। तो इसका एक सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटमेंट्स, जैसे इनपुट कराना, प्रिंट कराना, एंड देन लास्ट में स्टॉप हो जाता है। Second point is a construct that allows the grouping of several statements together so that they can be handled as if they were one statement by enclosing them in brackets, that is called compound statement। तो compound statement क्या होता है, construct that allows the grouping of several statements together so that they can be handled as if they were one statement by enclosing them in brackets, is called compound statement। उसे हम compound statement बोलते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे group of several statements लिख देते हैं algorithm के अंदर। A construct that allows the repetition of a statement और compound statement several times is called repetition। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल में देखा repetition क्या होता है, अगर हमारा स्टेप 3 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, गो टू स्टेप 8, डायरेक्टली हम स्टेप 8 पे चले जाएंगे, तो वो चीज़ रिपीटेशन कहलाता है। अ कंस्ट्रक्ट डेट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ कंडीशन इज कॉल्ड सिलेक्शन। अगर कोई कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि अगर वो ट्रू है, तो देन द वैल्यू ऑफ अ कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। द एबिलिटी टू असाइन अ वैल्यू टू अ क्वांटिटी इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो किसी भी एबिलिटी जो होती है प्रोग्राम कोड की, टू असाइन अ वैल्यू, किसी को एक वैल्यू असाइन करना एक क्वांटिटी को, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। तो एग्जांपल समझते हैं। इसमें मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है टू ऐड 2 नंबर्स। तो 2 नंबर ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट लिखते हैं। स्टेप 1 है इस हमारा है स्टार्ट। देन स्टेप 2 है हमारा इनपुट 2 नंबर। अगर यहाँ पर मैं क्या लिखा है, टू ऐड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर ऐड कराना है। तो एक नंबर मैंने ले लिया n1, एक नंबर मैंने ले लिया n2, ठीक है। देन स्टेप 3 होगा, हमें सम करना है। तो सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 लिखा, ठीक है। तो हम इसका ऐसे सम कराएंगे। एंड देन लास्ट में स्टेप 4 क्या होगा कि मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, यानी कि प्रिंट सम इज सम। देन स्टेप 5 होगा हमारा स्टॉप। यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो भी हैं कोड लिखने के लिए, वो ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्ट कराया मैंने, पहले स्टार्ट किया, देन इनपुट कराया 2 नंबर, देन उनका सम कराया, देन फिर उस सम को मैंने प्रिंट कराया, एंड देन स्टॉप। तो यही स्टेप्स हैं किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज बेसिकली अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग कोड टू फाइनलाइज द अप्रोच टू एक्चुअल प्रोग्रामिंग टू सॉल्व अ कंट्रोल। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? एक मतलब जैसे हम फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, तो एक फ्लो चार्ट एक प्रोग्राम का, एक जैसे हम स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा जो प्रोसेस है, जिसमें हम स्टेटमेंट्स, डिसीजंस और अपने टर्मिनल बॉक्सेस और काफ़ी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कोड का जो हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आइदर वो C++ है, C है या पाइथन। तो इसमें जो ये स्टार्ट, जैसे मेरे इमेज में दे रखा है कि स्टार्ट टर्मिनेटर है, इमेज पे आइए, और स्टार्ट टर्मिनेटर, यहाँ पे ये टर्मिनल बॉक्स है। तो इसमें क्या होता है, द टर्मिनल बॉक्स इज़ यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोड, और इसी से हम एंड भी करते हैं। जैसे कि आप लास्ट में देख रहे होंगे, मैंने एंड टर्मिनेटर यहाँ पे दे रखा है, तो ये एंड भी करता है। देन है इनपुट आउटपुट सिंबल, ये आप जैसे डेटा देख रहे हैं, तो ये इनपुट आउटपुट हम इसमें देते हैं। और प्रोसेसिंग बॉक्स आप स्टार्ट के बाद देख रहे होंगे, इसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे हमने देखा था सम इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2, हमने एल्गोरिथम में देखा था, तो वो इस प्रोसेस बॉक्स में लिखा जाएगा। अब कोई डिसीजन स्टेटमेंट है, लाइक इज़ A ग्रेटर देन B, तो वो हम डिसीजन बॉक्स में लिखेंगे। अगर A ग्रेटर है तो वो जाएगा डेटा पे, अगर A ग्रेटर नहीं है तो वो चला जाएगा नोड पे, यानी कि एक नोड पे। और ये जो सर्किल्स बना के A लिखा है, इसका मतलब है ये एक कनेक्टर है और कनेक्ट कर रहा है टू द एंड ऑफ द। तो डेटा के बाद ऐसी डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट में हम अपने स्टेटमेंट्स लिखता है, देन एंड टर्मिनेटर में हम जाके एंड हो जाता है। तो इसमें आता है एक टर्मिनल बॉक्स होता है, इनपुट आउटपुट सिंबल होता है,
देन इसमें हम और सिंबल्स अगले वाले स्लाइड में देखेंगे। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं इसके सिंबल्स और कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इसका तरीका है लिखने का जो मैंने यहाँ पे इमेज में शोन किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। To create a flow chart we use different types of symbols. These are तो पहला है ओवल, ये वाला जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर, यूज़ टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। देन हम पैरेललोग्राम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। देन रेक्टेंगल जो है ये हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लाइक मैंने सम बताया था, सम इज इक्वल टू n1 + n2, या फिर कोई कंडीशन पास करनी हो, डिवीज़न करना हुआ, मल्टीप्लिकेशन करना हुआ, जो होती हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो वो इस बॉक्स में लिखी जाती हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। देन होता है डायमंड। डायमंड में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन विच देयर आर 2-3 अल्टरनेटिव्स, ट्रू एंड फॉल्स एक्सेट्रा। एरोज क्या होता है, फ्लो लाइन, यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। तो एरोज क्या होता है, एक फ्लो लाइन होता है, यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। तो ये कनेक्ट करते हैं लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। तो जैसे कि ये लेफ्ट एरो हो गया, राइट एरो हो गया, अप एरो हो गया, डाउन एरो हो गया, तो इन एरोज से हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने उस इमेज में देखा था कि इन एरोज की सहायता से, हम हेल्प से हम पूरे डायग्राम को कनेक्ट कर रहे थे। कनेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्लो कि पहले हमें क्या बनाना है, पहले हमें स्टार्ट करना है, तो पहले हम ओवल बनाएंगे। देन हमें इनपुट करना है तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। अगर हमें डिसीजन देना है या मतलब कोई कंडीशन लिखनी है तो हम डायमंड बनाएंगे। और अगर हमें प्रोसेस स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे। और कनेक्ट करने के लिए हम एरोज का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल हम कब बनाते हैं, जब हम पेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और ऑफ पेज कनेक्टर यानी कि दूसरे पेज पे जाने के लिए जो हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसे ऑफ पेज कनेक्टर बोलते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है, जो फंक्शन यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग वन प्रोसेसिंग टास्क। तो जो वन प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं जो स्टेटमेंट, उसके लिए हम प्री डिफाइंड प्रोसेस इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हम बॉक्स इस्तेमाल करते हैं प्री प्रोसेसर, जो आप इसमें देख रहे हैं। जैसे कि हम इसमें फॉर लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वाइल लूप इसमें हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप के लिए यूज़ होता है। और नीचे हम कमेंट्स जैसे देख रहे हैं, ये हम ज़रा वैसे यूज़ नहीं करते हैं, बट आप इसे देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम किसी भी प्रोग्राम में करते हैं। और एंड हम किससे करते हैं, एंड भी हम ओवल से करते हैं। ओवल सिंबल बनाएंगे और उस पर लिखेंगे स्टॉप, तो वहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर वेयर ईच इंटरनल नोड डिनोट्स अ टेस्ट ऑन अ एट्रीब्यूट। तो डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट की तरह एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक इंटरनल नोड एक टेस्ट एट्रीब्यूट होती है। अब ईच ब्रांच रिप्रेजेंट एन आउटकम ऑफ द टेस्ट एंड ईच लीफ नोड टर्मिनल नोड होल्ड द क्लास नेम। जैसा कि आप राइट हैंड साइड इमेज में देख रहे होंगे कि डिसीजन नोड है, ये हमारी रूट नोड हो गई। और एक डिसीजन नोड ये रहा हमारा, जो कि हमारा टर्मिनल नोड है। और इसके 2 लीफ नोड है, एक लीफ नोड है और डिसीजन नोड के नीचे कि यहाँ पे भी डिसीजन नोड है। इस डिसीजन नोड के 2 लीफ नोड और है राइट में। एंड A decision tree represents the conditions and actions in the form of a tree structure. तो decision tree क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कंडीशन और एक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है, हम कुछ कंडीशन पास करते हैं, देन एक्शन होता है। फिर एक्शन के साथ अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन पास होगी, देन उसके अंडर जो एक्शंस आते हैं वो पास होंगे। जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे एक डिसीजन नोड है, डिसीजन नोड के नीचे लीफ नोड है लेफ्ट हैंड साइड में। एंड वैसे ही राइट हैंड साइड में डिसीजन नोड के नीचे एक लीफ नोड है, वहीं दूसरी तरफ डिसीजन नोड है, डिसीजन नोड के नीचे 2 लीफ नोड और हैं। तो ऐसे करके ये डिसीजन ट्री होता है, ये इसकी ब्रांचेस कहलाती हैं। तो द रूट ऑफ द ट्री इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड इमेज में आप देख रहे होंगे कि डिसीजन नोड जो है ये आपका रूट नोड हो जाता है। प्रोग्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पर्टिकुलर ब्रांच इज द रिजल्ट ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑफ डिसीजन। तो इसमें क्या करता है कि प्रोग्रेशन हमारा कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं ऐसे।
देन द जनरल स्ट्रक्चर, ये आपको पता ही है, ये आपको स्ट्रक्चर डिसीजन ट्री का याद करना होगा और इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट आप इसे देखिए, समझिए, ये आपको काफ़ी काम आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आई होप दैट आपको ये डिसीजन ट्री समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एग्जाम्पल फॉर डिसीजन ट्री। इफ़ चांस ऑफ precipitation हम इसमें देखेंगे, इफ़ चांस ऑफ precipitation इज़ लेस देन 30%, तो क्या होगा, जो एट्रीब्यूट यहाँ पे टेस्ट नोट देख रहे हैं विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी अगर गुड है तो टेम्परेचर क्या होगा, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा, हमें स्टे करना होगा होम पे। अगर विजिबिलिटी पुअर है तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन नोड था, विजिबिलिटी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसके लीफ नोड हो गए। और चांस ऑफ पर्सिपिटेशन यहाँ पे हमारा क्या है, ये रूट नोड है। देन अगर चांस ऑफ पर्सिपिटेशन हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% अगर होता है तो हवा चल रही है, विंड, हमारा ये है डिसीजन नोड। डिसीजन क्या आया कि विंड, हवा चल रही है। अगर हवा मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है तो स्टे करना है हमें होम पर। अगर हवा नहीं चल रही है, नॉन, तो गो फॉर अ ट्रिप, में ट्रिप पर जा सकते हैं। तो स्टे होम हमारा एक डिसीजन नोड लीफ है और विंड हमारा एक डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन नोड है। और ये हमारा स्टे होम एक लीफ नोड है और गो फॉर अ ट्रिप भी एक लीफ नोड है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सीडो कोड। सीडो कोड क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है और सीडो कोड केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये वैसे ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम काम होता है इसका, तो इसे बहुत आराम से समझते हैं। सीडो कोड इज़ अ सिंप्लीफाइड हाफ इंग्लिश एंड हाफ कोड आउटलाइन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। दिस कोड इज़ रिटन फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि केवल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है रेदर देन कंप्यूटर और मशीन अंडरस्टैंडिंग। द एम इज़ टू गेट द आइडिया क्विकली एंड ऑल्सो ईजी टू रीड विदाउट डिटेल्स। इट इज़ लाइक अ यंग चाइल्ड पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर विदाउट एनी ग्रामर। द बेनिफिट्स फॉर राइटिंग सीडो कोड आर: The names or variables used in pseudocode are easier to understand than computer programming code। तो जो नेम और वेरिएबल होता है किसी भी pseudocode में काफ़ी आसान होते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड को डेवलप करने के लिए। अगर आपको सीडो कोड आ जाता है तो आप मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग में, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में अगर आप सीडो कोड बनाना सीख जाते हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इट कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर थॉट्स एंड डिज़ाइन अ रूटीन प्रॉपर्ली बिफोर यू स्टार्ट टू राइट एनी कोड। इट कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर थॉट्स एंड डिज़ाइन अ रूटीन प्रॉपर्ली बिफोर यू स्टार्ट टू राइट एनी कोड। तो क्या होता है कि इट कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर थॉट्स एंड डिज़ाइन अ रूटीन प्रॉपर्ली टू राइट एनी कोड। सीडो कोड मेक्स रिव्यूज़ ईजियर। यू कैन रिव्यू डिटेल डिज़ाइंस विदाउट एग्जामिनिंग सोर्स कोड। तो सीडो कोड में क्या होता है कि इट मेक्स रिव्यूज़ ईजियर, मतलब वो रिव्यू को ईजियर कर देता है और आप रिव्यू कर सकते हैं किसी भी डिटेल डिज़ाइन को विदाउट एग्जामिनिंग द फुल सोर्स कोड। अ फ्यू लाइन्स ऑफ सीडो कोड आर ईजियर टू चेंज देन अ पेज ऑफ कोड। तो हम फ्यू लाइन्स लेते हैं सीडो कोड की जो कि ईजियर होती हैं चेंज करने के लिए देन पेज ऑफ कोड। एंड सीडो कोड इज ईजियर टू मेंटेन देन अदर फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता, जैसे डिसीजन ट्री होता है, बहुत सिंपल सा कोड होता है, केवल लाइन्स बाय लाइन्स लिखा जाता है। यू कैन स्टार्ट विद अ हाई लेवल डिज़ाइन, डिफाइन द डिज़ाइन टू सीडो कोड एंड देन रिफाइन द सीडो कोड टू सोर्स कोड। तो काफ़ी आसान होता है, केवल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और सम कोड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि सीडो कोड्स आर यूजफुल टू राइट कमेंट्स विद प्रोग्राम कोड फॉर क्लैरिटी। तो ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है राइट अ सीडो कोड एंड पाइथन प्रोग्राम कोड टू कैलकुलेट द सेल टैक्स ऑफ एन आइटम। तो सेल्स टैक्स में क्या होता है, पहले हम इनपुट प्राइस ऑफ आइटम कराया, हमने प्राइस ऑफ आइटम को इनपुट कराया, देन इनपुट सेल्स टैक्स रेट, हमने क्या कराया, सेल्स टैक्स को इनपुट कराया, देन कैलकुलेट सेल टैक्स प्राइस ऑफ आइटम इनटू सेल्स टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। देन फोर्थ हमारा क्या है, फाइनल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स। देन फिफ्थ डिस्प्ले फाइनल प्राइस एंड स्टॉप। तो ये एक सीडो कोड होता है जो केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जैसे कि एक सीडो कोड हम बना रहे हैं सेल्स टैक्स के लिए, तो पहले क्या कि एक आइटम है उसका हमने प्राइस को इनपुट कराया, देन उस पर अपना कितना सेल्स टैक्स का रेट लग रहा है हमने उसको इनपुट कराया। अब उस सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि प्राइस ऑफ आइटम जो हमने इनपुट कराया था यूज़र से उसको मल्टीप्लाई कराया
सेल्स टैक्स के रेट के साथ जो हमने इनपुट करा है बाय द यूज़र, एंड देन उस चीज़ को हमने डिवाइड कर दिया बाय 100 टू कैलकुलेट द सेल्स टैक्स। देन फोर्थ में क्या किया कि जो फाइनल प्राइस है उसको इक्वल्स टू कर दिया प्राइस ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स। सो जो हमने प्राइस ऑफ आइटम था प्लस कर दिया सेल्स टैक्स जो हमने यूज़र से एंटर कराया था। देन फिफ्थ क्या किया, हमने डिस्प्ले करा दिया फाइनल प्राइस, एंड देन हम स्टॉप। तो ये था हमारा आज का सीडो कोड। तो ये हमने देखा कि सीडो कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। सो आप अगले उसमें मिलेंगे टिल इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट भी आएगा जिसमें हम जानेंगे अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। एंड कम्युनिटी पोस्ट आपसे ओपन हो गए हैं और थोड़े दिन बाद मोनेटाइजेशन भी चालू हो रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू।